हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10th का जो विज्ञान का पेपर होने वाला है उस पेपर में जो विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं। तो आप इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और उनके जो आंसर है उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इनके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएँ हैं। तो आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। मैं आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करवा दूंगा, तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको याद करना है। इस तरीके से आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपको चैप्टर के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तत्वों का वर्गीकरण जो है उसका जो त्रियक नियम दिया था, क्या त्रियक नियम किसने दिया था? तत्वों के वर्गीकरण के लिए ये जो त्रियक नियम दिया था वो किसने दिया था? तो वो दिया था डोबेराइनर ने। किसने दिया था बच्चों? डोबेराइनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, न्यूलैंड्स की कल्पना के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व विद्यमान है? इस प्रकृति के अंदर कितने तत्व विद्यमान है आपको ये पता होना चाहिए। प्रकृति में जो विद्यमान है वो 56 है। कितने हैं? 56 है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? तो आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हेनरी मोजले। कौन थे बच्चों? हेनरी मोजले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह तथा आवर्त की संख्या क्रमशः बतानी है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना। आपसे सबसे पहले समूह पूछा है, उसके बाद में आवर्त पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप गलत मत कर देना, क्योंकि सबसे पहले समूह पूछा तो समूह कितने होते हैं? तो समूह जो होते हैं वो होते हैं 18, क्योंकि समूह जो है ऐसे खड़ी लाइन जो है ना ये 18 है। ये कितनी है? 18 है। और बाकी आवर्त कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? आवर्त है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 18 7। कितना होगा? 18 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह है वो 18 है और जो आवर्त हैं वो कितने हैं? 7 है। इस तरीके से आप इसका आंसर याद कर सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं, पहले आवर्त बोलूं और बाद में समूह बोलूं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 7 18 होगा। तो ऐसे प्रश्नों पे आपको खास तौर पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अब आपको एल कोष में ये बताने से पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। जो लिखा हुआ है, एक मिनट, ये हम रफ कर देते हैं। हाँ जी, देखिए, एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये हमें बतानी है। एल कोष का मतलब है, अगर अपन कोष लिखें, पहला कोष होता है के, दूसरा होता है एल। एल का मतलब दूसरी कक्षा। और किसी भी कोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है 2n²। कितना होता है? 2n²। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 से 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 आएगा। ये पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरी कक्षा यानी एल, एल के अंदर अधिकतम एल दूसरी कक्षा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8। तो एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी थी, तो एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, ये सूत्र भी याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबेराइनर का त्रिक वर्गीकरण किस पर आधारित है? ये आपसे पूछा है किस पर आधारित है। तो भाई डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, तो किस आधार पर दिया था? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल और केवल परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक जिसे अपन कहते हैं उस पर हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी दी थी। डोबेराइनर ने केवल त्रिक नियम दिए थे और वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिए थे। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से, अभी मैंने आपको बताया कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n², ये आपको याद रखना ही है। और इसी में से अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? परमाणु त्रिज्या का मतलब है कि नाभिक जो है, जैसे कि अपन परमाणु बनाते हैं, ये नाभिक है और ये बाहर की कक्षा है। तो परमाणु के नाभिक से, ये नाभिक है और ये बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वही परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, ऐसे तत्वों का नाम बताइए जिसमें 3 कोष होते हैं, यानी संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो तो कौन सा है? एल्युमिनियम ही है। कौन सा है? एल्युमिनियम है। यानी ऐसा तत्व जिसके 3 कोष होते हैं वो है एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम की जो संयोजकता आती है वो Al+3 आती है, +3 आती है। तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम +3। ठीक है, देखिए
एक और क्वेश्चन, डोबे रायनर ने किस तत्व की पहचान उत्प्रेरक के रूप में करी थी? तो डोबे रायनर ने जो प्लेटिनम जो धातु होती है, प्लेटिनम जो तत्व था, इसकी खोज एक उत्प्रेरक के रूप में करी थी। तो इसका सही आंसर होगा प्लेटिनम। ठीक है भाई, किस तत्व की पहचान उत्प्रेरक के रूप में करी थी? प्लेटिनम की करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से याद कर लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है उसके अंदर जो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो आती है ऐसे जिगजैग सीढ़ीनुमा, इस खींची जाती है, क्यों खींची जाती है? तो पहली बात तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है वो धातु और अधातुओं को अलग अलग करती है। पहली बात तो आपको ये लिखनी है, धातु और अधातुओं को अलग करती है। और इसके अंदर यानी इस सीढ़ी के ऊपर, इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के ऊपर जो भी तत्व लिखे जाते हैं वो अर्ध धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध धातु, यानी जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हो। और उनके एग्जाम्पल होते हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलेरियम, ये सभी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होती है वो क्या बताती है, वो उसके ऊपर जो तत्व होते हैं वो तो होते हैं अर्ध धातु, और ये लाइन जो होती है इधर धातु को अलग करती है और इधर अधातु को अलग करती है। इनके एग्जाम्पल याद कर लेना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, 3 एग्जाम्पल याद रख लेना, हो जाएगा काम। एक ये प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? तो वर्तमान समय में कितने तत्व खोज चुके हैं? 118 तत्व खोज चुके हैं, और जो प्राकृतिक है वो 94 है। प्राकृतिक कितने? 94 है। निम्न में से उत्कृष्ट गैस नहीं है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से जो उत्कृष्ट गैस नहीं है वो बताना है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्कृष्ट गैसें क्या होती है। उत्कृष्ट गैसें वह गैसें होती है जिसमें यानी जो कक्षाएं होती है वो पूर्ण भरित होती है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं रहता, यानी पूर्ण भरित कक्षाएं रहती है। जैसे कि इसकी ट्रिक होती है हरभजन, नेहरा, आगरकर, जीरो रन आउट। हरभजन, नेहरा, आगरकर, जीरो रन आउट। हरभजन हीलियम और नेहरा मतलब नियोन, तो नियोन भी इस ऑप्शन में, आगरकर भी है। सोडियम तो धातु है, सोडियम तो उत्कृष्ट गैस हो ही नहीं सकती, तो सोडियम इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और वैसे मैंने आपको उत्कृष्ट गैसें याद करने का तरीका बताया, हरभजन, नेहरा, आगरकर, जीरो रन आउट। तो उसमें हीलियम आ गया, नियोन आ गया, आर्गन आ गया और क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सब आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये लाइन आपको याद ही रख लेनी है। ये लाइन देखिए क्या कहना चाहती है। ये लाइन देखिए, 1 मिनट इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से। अब देखो, समझना, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। दोबारा सुनना, तत्वों के गुणधर्म, 1 मिनट, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के, ध्यान देना, परमाणु संख्या के क्या होते हैं? आवर्त फलन। आवर्त फलन का मतलब है कि अगर एक परमाणु जो है उसके जो गुणधर्म है उसके नीचे जो परमाणु आ रहा है वो उसका आवर्त फलन है, यानी उसका जैसा ही गुणधर्म रखता है। तो ये नियम किसने दिया था? ये नियम किसने दिया था? क्योंकि ये नियम जो दिया था वो हेनरी मोजले ने दिया था। हेनरी मोजले के आधार पर ही तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था? मेंडलीफ का बताना है। तो मेंडलीफ का जो आवर्त नियम था वो था तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होते हैं, जितने भी जो तत्व होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमानों के, बस इतना सा ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इतना सा ध्यान रखना है कि जो मेंडलीफ की थी वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होती है, और जो इसकी मेंडलीफ की तो परमाणु द्रव्यमान की होती है, और हेनरी मोजले की जो होती है वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होती है। किसके आवर्त फलन होती है? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होती है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डोबे रायनर के त्रिक नियम को समझाइए। डोबे रायनर का त्रिक नियम मतलब डोबे रायनर ने क्या किया था? 3 तत्व लिए थे और 3 तत्वों के गुणधर्मों के बारे में बताया था। जैसे कि उन्होंने टेबल बनाई, लीनाक, कासरबा, ठीक है, इस तरह के 3 तत्व बनाए। तो उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर के जो तत्व है, यानी ये ऊपर वाला लिथियम और नीचे वाला पोटेशियम, इन तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होता है इनका जो औसत आएगा वो बीच वाले तत्व के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? बीच वाले तत्व के बराबर आएगा। तो यही डोबे रायनर का त्रिक नियम था। तो आपको ये बता देना है डोबे रायनर का त्रिक नियम, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के जाना डोबे रायनर का त्रिक नियम क्या होता है। अब इसके बाद में आपको तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक का नियम बताना है, और अष्टक का नियम बताना है और अष्टक का नियम भी लिखना है। वही बात हो गई एक तरीके से। तो ये किसने दिया था? अष्टक का नियम दिया किसने था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अष्टक का नियम देने वाला जो वैज्ञानिक था वो था न्यूलैंड। कौन था? न्यूलैंड ने क्या किया
न्यूलैंड ने जो अपन संगीत जो सुनते हैं सारे गामा पादा निशा जो संगीत सुनते हैं, उस संगीत में जो ये सुर ताल जो आते हैं जिसमें क्या होता है, रिपीट होता है, सारे गामा पादा निशा सब आपस से रिपीट होता है, उसी तरीके से तत्वों के गुणधर्म भी क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। यही है न्यूलैंड का अष्टक का नियम। यही क्या है बच्चों, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। और ये 1866 में दिया हुआ था, तो ये 56 तत्वों तक ही लागू हो पाया था। ध्यान रखना, 56 तत्वों तक ही लागू हो पाया था। अब इसके बाद में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखेंगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के आपको कोई 2 गुण लिखने हैं, कोई 2 गुण लिखिए। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के 2 गुण क्या क्या है, देखिए पहला गुण आप देखेंगे, कोई 2 गुण लिखने हैं, तो 2 गुणों में से पहला गुण यह है कि आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीफ की सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। क्रम इसलिए बदलना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। देखो वहां आवर्त सारणी जब मेंडलीफ ने बनाई तो उसने क्या किया, अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी उसने कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले भी रख दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कोबाल्ट सारणी में निकेल से पहले आता है। कोबाल्ट जो है उसका परमाणु द्रव्यमान 58.9 है, तो वो निकेल से पहले लिख दिया। तो ये एक इसका ये गुण था। अपन इसको कमियां भी कह सकते हैं, दूसरा ये था आवर्त सारणी का गुण कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में कुछ स्थानों को खाली छोड़ा था। तो मेंडलीफ ने दृढ़ विश्वास कर लिया कि ऐसे तत्व अस्तित्व में हैं जो उस समय ज्ञात नहीं थे, तो उनका नामकरण उन्होंने उसी समय से पहले आने वाले तत्व के नाम में एका उपसर्ग लगाकर कर दिया। यानी जैसे कि एका बोरोन, एका सिलिकॉन, ये जो थे, तो उन्होंने कह दिया कि अस्तित्व में आएंगे, लेकिन उन तत्वों के नाम के पहले उन्होंने क्या लगा दिया, एका। तो बाद में जब ये तत्व ज्ञात हो गए, तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः क्या कहलाए, एका बोरोन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। ध्यान समझना, बाद में ये जो तत्व थे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, तो ये एका बोरोन, एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन के नाम से जाने गए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको दोष बताने हैं। अब आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष बताने हैं, तो देखिए दोष क्या क्या है, आप इसको लिख देना। एक बात तो हाइड्रोजन का अस्थान अनिश्चित था। हाइड्रोजन प्रथम समूह के क्षारीय धातु और सप्तम समूह के हैलोजन तत्वों के गुणों में समानता रख रहा था, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो ये इसके 2 दोष हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे, तो बच्चों वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्यों, इसका कारण बताइए। भाई अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, तो परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट से देख लो। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। देखो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है कि नाभिक का जो आकर्षण बल होता है वो बढ़ जाता है, इस वजह से परमाणु का आकार घटने लग जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उत्कृष्ट गैसें जो हैं उनको अलग समूह में क्यों रखा गया है। तो उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो गैसें होती हैं ये अक्रिय गैसें होती हैं, निष्क्रिय गैसें होती हैं, और वायुमंडल में इनकी मात्रा भी बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें 18वें वर्ग के अंदर रखा हुआ है। 18वें वर्ग के अंदर रखा, और ये उत्कृष्ट गैसें हैं वो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन, ये सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक किससे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। समस्थानिक का मतलब होता है कि एक ही तत्व, जैसे कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो तत्व है, लेकिन इनका जो परमाणु भार है वो अलग अलग है। परमाणु भार जैसे इसका 35 है, इसका 37 है, और परमाणु क्रमांक सेम है 17। क्लोरीन 17वें नंबर पे आता है, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। तो ये दोनों जो हो गए तत्व एक ही है, परमाणु क्रमांक एक ही है, लेकिन इनका परमाणु भार अलग अलग होने की वजह से ये समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है। तो आप इसका एग्जाम्पल देके ये बता सकते हो। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इससे पहले मैंने और भी वीडियो डाल रखे हैं, उनको आप देख के जरूर जाना, क्योंकि उनमें से भी प्रश्न आने की संभावना है। और ऐसे मैं और वीडियो डाल रहा हूँ जिसे आप देख के जरूर जाना, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरे बताए हुए प्रश्नों में से आपके बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।